तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चरों में कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा, कैसे हम जो बल है दो आवेशों के बीच में उनको कैलकुलेट करते हैं। अगर बहुत सारे आवेश हैं एक दिए हुए स्पेस में एक स्थान पे, तो हम कैसे उनके विभिन्न आवेशों द्वारा एक गिवन आवेश पे, एक दिए हुए आवेश पे, एक दिए हुए बिंदु पे जो बल लगता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने देखा। अब हम आगे इस क्रम में बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र का, कि कैसे हम विद्युत क्षेत्र की जो कॉन्सेप्ट है जो है उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका क्या महत्व है और क्यों हम इसकी ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसे हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है जिसका सिद्धांत जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फैराडे द्वारा दिया गया था, और यह अभी जो भौतिकी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट का ये मूल हो चुका है। तो देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है और कैसे हम इसे एस्टिमेट करते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज Q है और कोई चार्ज है Q0 और इनके बीच की अगर दूरी r है, तो इसे लेट से वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पे जो अगर कोई फोर्स है, लेट से इसे हम बोलते हैं F, राइट, Fr। अगर यह मानते हैं कि जो हमारा ये चार्ज है ये ओरिजिन पे है, राइट। तो इस स्थिति में अगर हम फोर्स को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। यहाँ पे जो r कैप क्या है वो अपना वेक्टर r डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड का वैल्यू, राइट। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला कूलाम के नियम से जो हमने ना अभी तक देख रखा है और पिछले लेक्चरों में कैसे एस्टिमेट करते हैं। अब ये मान के चलिए, ये मानिए कि अगर ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज नहीं होता जिस पे बल लग रहा है, तो क्या ये इस चार्ज द्वारा यहाँ पे कुछ नहीं होता? मतलब या ये जो फोर्स है वो तभी ट्रिगर होता है जब कोई चार्ज आता है। तो अगर हम ये माने कि जब तभी ट्रिगर होता है, तो बहुत सारे घटनाएं हैं जो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे, उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है फोर्स का इंस्टेंटेनियस लगता है। और अगर ये हमारा यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो इंस्टेंटेनियस नहीं आता, कुछ डिले हो सकता था। बट अगेन ये बहुत सारे एडवांस टॉपिक हैं, बट जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल अगर बैकग्राउंड की बात करें, अगर हम धारणा रखना चाहें, तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होता तब भी यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड राशि, एक आप कह सकते हैं कि वितरित राशि मान सकते हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इस चार्ज के कारण। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज इस वितरित क्षेत्र में आता है तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके कारण उस पर बल लगता है। तो इस विस्तृत राशि को जो हम कह सकते हैं, इसे हम क्षेत्र बोलते हैं, फील्ड अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्षेत्र। और ये चार्ज के कारण है, आवेश के कारण, तो इसे हम विद्युत क्षेत्र नाम दे सकते हैं, राइट। तो ये जो विद्युत क्षेत्र का जो नाम है, ये एक परिकल्पना किया जाता है कि ये ऑलवेज हमेशा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, रहता है। और ये जो इसका जो वैल्यू है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो चार्ज के द्वारा यहाँ पे कोई भी जैसे जैसे उसकी दूरी बदलती जाएगी, जो वितरित क्षेत्र है उसका जो प्रभाव होगा वो परिवर्तित होगा, उस पर डिस्टेंस होगा, राइट। तो अगर इसी इक्वेशन में हम देखें, अगर हम चार्ज से इसको इंडिपेंडेंट करना चाहें, तो हम इसको ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को। अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर r कैप, राइट। और अगर हम इसको Q को अलग कर दें जो फोर्स का पार्ट है, तो आप लिख सकते हैं ER Fr, जो हमने देखा पे ER इंटू Q0, राइट। तो एक जो हमने यहाँ पे फोर्स देखा है, जैसे जो फोर्स को हमने एस्टिमेट किया था, उसमें हमने अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया विद्युत क्षेत्र का, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अभी क्या हो गया, ये पोजीशन डिपेंडेंट है। जैसे जैसे इसकी आवेश से दूरी बढ़ेगी दिए हुए आवेश से, उससे वैसे उसकी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू क्षीण होती जाएगी, और जितना ही पास होगा उतना ही अधिक होगा, राइट। और अगर कोई भी आवेश वहाँ पे आता है तो उस पर बल जो इक्विवेलेंट होगा, जो हम कूलाम नियम से दे सकते हैं।
तो आप देखिए कि इसी फोर्स का इक्वेशन जो कूलाम का दिया था वहाँ पे हमने एक विद्युत क्षेत्र का धारणा प्रस्थापित कर दिया है और उससे मल्टीप्लिकेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा चार्ज है, ये जो Q0 जो आवेश है, अगर ये एकांक होता, यूनिट चार्ज होता, एक कूलाम होता, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र उसको आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक छात्र पर किसी दिए हुए बिंदु पर किसी एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, राइट। तो एक डिफिनीशन आप यहाँ से एक डिराइव कर सकते हैं, आप एक कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, और इसका जो यूनिट होगा विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसे हम न्यूटन पर कूलाम ऐसा यूनिट में यूज करते हैं, राइट। और अब देखें, जैसा कि हम विद्युत क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो हमारा आर कैप है उस पर हमारा विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है Q है, तो Q से जो आवेश होगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम माइनस Q की बात करें तो उसका डायरेक्शन माइनस आर कैप होगा, तो इस हिसाब से जो रेडियली इनवर्ड होगा। तो आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ हमारा फील्ड का जो रेखाएं जाएंगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके टूवर्ड्स में जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट हमने अब डेवलप करना चालू कर दिया कि कूलाम से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें और उससे हम कैसे फर्दर रखते हैं। ये हमारे आने वाले बाकी अध्ययनों में बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जैसे हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक के बाद एक हम जो ब्रिक्स रखते हैं उसका हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कि कैसे हम फिर आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल फेनोमेना और घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उस क्रम में हम अब आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, जहाँ पे हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बोला कि जब अब हमने फील्ड को जो हमने रिप्रेजेंट किया वो हमने अब कर दिया जो चार्ज Q0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E। इस प्रकार आप अगर देखें तो ये अब हमारा जो फोर्स का एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हमारा एक इक्वेशन अभी यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो चार्ज है, जहाँ से जो आवेश जिसकी वजह से ये फील्ड जनरेट हो रही है, जो वितरित क्षेत्र है वो बन रहा है, तो उस चार्ज को हम स्रोत चार्ज करते हैं, जिसे हम स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और जिस चार्ज पे, जिस आवेश पे बल लगता है उसे हम टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें, जब भी हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि जिस पे हम बल लग रहा है, और सोर्स चार्ज का मतलब जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, जो हमारे बल जिसकी वजह से लग रहा है उसका कारण क्या है। तो अभी देखें कि जैसा कि हमने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस डिपेंडेंट है। लेट मी मेक अगेन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने इक्वेशन अभी यहाँ पे बनाया 1/4πε0 Q/r² r कैप, राइट। तो अभी अब देखिए कि जैसे जो जब हम कोई टेस्ट चार्ज ला रहे हैं यहाँ पे Q के कारण, यहाँ पे जो फील्ड है इसमें अगर कोई टेस्ट चार्ज Q ला रहे हैं जो परीक्षण चार्ज है, परीक्षण आवेश है, तो उस पर जो बल लग रहा है तो Q के कारण, तो अगर आप कूलाम के नियम से देखें तो Q0 भी Q पे हमारा बल लगाएगा, राइट। तो जब Q0 बल लगाएगा तो निश्चित है कि ये बल की वजह से ये अपने पोजीशन पे स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि बल की वजह से मूव होगा। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसको वैलिड रखना है, तो जो हमारा जो ये चार्ज का जो डिस्टेंस है जो डिपेंडेंट करता है, अगर ये मूव कर गया तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिर बदल जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पे डिपेंड करता है, राइट। तो इस कंसेप्ट को मेंटेन करने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर इस पर जो इसका इन्फ्लुएंस है, जो फोर्स है, इसकी वजह से इस पर जिससे इसका पोजीशन ना चेंज हो, तो इसके लिए हम अपेक्षाकृत इसको मिनिमम और कह सकते हैं कि जो है नेग्लिजिबल चार्ज टाइप का होना होगा। तो इसके लिए जो हमारा डिफिनीशन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अगर हम लिमिटिंग अप्रोच की बात करें, परिमित राशि में बात करते हैं, जैसे
हम एफ बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो जो हमारा जो टेस्ट चार्ज है क्यू जीरो है वो टेंडिंग टू जीरो, और तब हमारा जो फोर्स का जो ये डिवाइडेड बाई जो आवेश चार्ज है उसका जो वैल्यू हमारा एक परिसीमित राशि होगी, जहाँ पे जो बल है जो क्यू जीरो के कारण क्यू पे वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो टेस्ट चार्ज है उसका जो मान है वो सोर्स चार्ज से बहुत ही कम होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारा डिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है, राइट। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस का गिवन चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जो हमारा फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डिफरेंट होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो जो रेडियली आउटवर्ड होगा जो फोर्स लगेगा, उन्मुख त्रिज्या उन्मुख होगा, और अगर अंदर की तरफ उन्मुख होगा अगर वो पॉजिटिव चार्ज ना हो करके नेगेटिव चार्ज है, तो जो फील्ड लाइंस आप एज्यूम कर सकते हैं वो हमारे इनवर्ड होंगे। अगेन इसको हम अपने अगले सेक्शन में देखेंगे डिटेल में, बट ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जब हम इसको कॉन्सेप्टलाइज कर रहे हैं, इसकी एक भूमिका रख रहे हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें। चलिए, ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टी जो हमने कूलाम के नियम से अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक उसको डिफाइन कर दिया। और सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम आवेशों का निकाय है, जो सिस्टम है, मान लीजिए आवेशों का निकाय है, उसमें उस स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास Q1 चार्ज है और आप कोई पॉइंट P है और यहाँ पे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये सारे चार्जेज हैं, ओके, Q4 है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसका भी कैलकुलेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं अपने फोर्स के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण जो फोर्स होगा, उसी प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर वही नोशन फॉलो करते हैं कि Q1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट P पे EP1 होगा, यहाँ पे EP2 होगा, यहाँ पे EP3 होगा, राइट, और यहाँ पे EP4 होगा। तो ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे और इसका हम रिजल्टेंट प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हम कोई टेस्ट चार्ज Q0 लाएं जो इन चार्जेज के पछड़ी है, तो हम अगर फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा होगा P पर चार्ज 1 के कारण होगा या P चार्ज 2 के कारण। तो ऐसे अगर हमारे N चार्ज हैं तो हमारा Pn बोल सकते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है कि क्या अगर, तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि अगर हमारा मल्टी चार्ज सिस्टम है, कोई आवेशों का निकाय है, तो जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके कि हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल चार्जेज पे के कारण एक दिए हुए चार्ज पे जो फोर्स होता है इंडिविजुअली कैलकुलेट करके फिर उसका वेक्टर सम ले लेते हैं, और जो दूसरे चार्जों का प्रेजेंस इंडिविजुअल चार्ज द्वारा दिए हुए चार्ज पे लगने वाले फोर्स को प्रभावित नहीं करता है, राइट। ये ऑलरेडी हम देख रखे हैं, ओके। तो जैसा कि हमने अभी परिभाषित किया कि अगर हम इसे फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके टर्म में लिखें, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे कोई टेस्ट चार्ज Q0 से अगर डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड R होगा वो हम लिख सकते हैं या P1 अपान Q0, ऐसे ही आपका या Pn अपान Q0, राइट। तो अगर आप उसी इक्वेशन को अगर यहाँ पे एक्सटेंड करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं और एप्सिलॉन 0, और यहाँ आपका हो जाएगा चार्ज Q1 के कारण अपना आपका ये हो गया RP1 स्क्वायर RP1 कैप प्लस चार्ज Q2 के कारण RP2 स्क्वायर RP2 कैप। तो आपका ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं चार्ज Q1 के कारण RPn स्क्वायर RPn कैप। तो आप अगर समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ I = 1 to लेट्स से n, और आप QI अपान RPI स्क्वायर RPI कैप, राइट। तो आप देखिए सिमिलर कैसे आपने जैसे फोर्स का एस्टिमेट किया था वैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एज्यूम करके और उसी फोर्स का उपयोग करके आप
वेक्टर ना एक दिए हुए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस द्वारा लगने वाला ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन का उनके वेक्टर सम के बराबर होगा, और उसे आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट है वहाँ पे आप आगे कंपोनेंट मेथड या जो पैरेललोग्राम मेथड जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक अभिप्राय क्या है। तो भौतिक अभिप्राय की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जैसे ऑलरेडी हमने कूलॉम का नियम हमने देख रखा है, ऑलरेडी दिया है, तो हमें और वहीं से हम विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट उसकी भूमिका रख रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है, अगर ध्यान से देखें तो इसकी ये सुगम तो बनाता है कैलकुलेशन को, लेकिन अगर नो स्थिर वैद्युतिकी में देखें तो इसका उतना महत्व आप ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके बियॉन्ड देखें, जैसे जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जब हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ पे इसका महत्व बढ़ जाता है, जहाँ पे हम मूविंग चार्ज हैं, जो गतिमान आवेश हैं, उनकी वजह से जो बल ना क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उन पर जो गतिमान आवेशों पे बल लगते हैं, उन पर जो त्वरण उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में आप फिर पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वहाँ पर उनके महत्व को देखेंगे। बट अगर आप देखें तो जैसे इसकी धारणा को हमने डिराइव किया कूलॉम के जो परिभाषा, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, जिसे फैराडे ने रखा था। इसका जो अनुवाद जो भौतिकी का अभी बहुत ही मूल कॉन्सेप्ट, मूल आधार बन चुका है। और ये इतने नो आधार हैं, कॉन्सेप्चुलाइज किए जा चुके हैं कि इनको अब एक भौतिक राशि के रूप में जाना जाता है, और इनके खुद की एक स्वतंत्र गति की एक डायनामिक्स है जिसको, और उनके खुद के नियम है, खुद के लॉज हैं जिस पे उनको गौर होते हैं, बहुत सारे डिराइव किया गए हैं। और कैसे मूविंग चार्जेस जो गतिमान आवेश है उनकी वजह से जो विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसका कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो वहाँ पे इसका महत्व इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो हमने नो एक्सटेंड किया, उसका वहाँ पे बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। बहुत सारे नो एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना को डिराइव करने में वहाँ पे मदद मिलती है। तो इस प्रकार ये केवल एक मैथमेटिकल आप कह सकते हैं गणितीय रचना नहीं है, एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बल्कि अब एक भौतिक राशि के रूप में हम इसे आगे डील करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस अगर स्थिर विद्युतिकी में तो अगर हम उतना नहीं है, लेकिन आने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में और विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक्सप्लेनेशन में हम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखेंगे। तो इसमें अभी इसके लिए इतना ही। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अपना, जहाँ पे हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।